हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोला एजुकेशन 1.0। तो नया साल आ चुका है। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और नए साल पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक तोहफा है। तो क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के अंडर अग्निवायुस वैकेंसी निकाल दी है। तो क्या क्या वैकेंसी में क्या क्या डिटेल रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट हैं, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी वो कब से रहेगी, 17 जनवरी 2024 से, ठीक है। और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6 फरवरी 2024, यानी आप 17 जनवरी को फॉर्म इसके ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट रहेगी वो रहेगी इसकी 17 मार्च 2024, यानी इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी वो रहेगी 17 मार्च को और 2024 की, ठीक है। देखिए, अगर आगे बात करूं तो जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 तक। और मैक्सिमम एज कितनी होगी, 21 साल, यानी 21 साल से कैंडिडेट 21 साल या उससे नीचे का कैंडिडेट होना चाहिए। और जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 2 जनवरी 2004 से और 2 जुलाई 2007 के बीच की, ठीक है। दोनों डेट इंक्लूड है, यानी दो कैंडिडेट 2 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है वो भी एलिजिबल है, और जो 2 जुलाई 2007 या उससे पहले पैदा हुआ है वो भी एलिजिबल है इसके लिए। देखिए, अगर मैरिटल स्टेटस की बात करूँ, प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेल या कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट होंगे अग्निवीर वायु के अंदर स्कीम के अंदर, वो अनमेरिड होने चाहिए। और दूसरा, 4 साल से पहले वो, ठीक है, शादी नहीं कर सकते 4 साल के अंदर, जो भी यानी जो ड्यूरेशन होगी जॉब की उसके बीच में भी शादी नहीं कर सकते। देखिए, एजुकेशन जो कैटेगरी की बात करूँ तो साइंस सब्जेक्ट में दे रखा है इन्होंने 10+, ठीक है। कैंडिडेट क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10+2 या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी जो है डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जो आपके साइंस कैंडिडेट को सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में। और जो परसेंटेज बोलेगी वो 50 मार्क्स 50%, यानी जो ओवरऑल आपके जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 50%, यानी तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके 50% होने चाहिए। और अकेले इंग्लिश के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो अगर आपके जैसे मान सपोज मैथ में 75, फिजिक्स में 75 और इंग्लिश में आपके 25 आ गए या इंग्लिश आपके 40 आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। वहीं अगर आपका डिप्लोमा कर रखा है किसी भी फील्ड में, या मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसमें भी जो परसेंटेज के क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा के अंदर इंग्लिश नहीं है तो आपके 10+2 में जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर किसी ने कैंडिडेट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखा है उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स उसके कंपलसरी होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। देखिए, अदर देन साइंस के सब्जेक्ट जो है वो भी एलिजिबल है इसके अंदर, यानी जो 10+2 होना चाहिए या पास इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम में सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। यानी ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी अलग से आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर आगे बात करें इसमें तो देखिए, जो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर उसके पॉइंट नोट जो 3rd देखेंगे, अगर किसी कैंडिडेट के 49.99% मार्क्स हैं तो उसको 50% नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसका जो कैंडिडेट चले वो क्या है, तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो साफ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 49.99% शुड बी टेकन एज 49% एंड नॉट टू बी राउंडेड ऑफ टू 50%। यानी किसी कैंडिडेट के अगर सपोज 49.99% मार्क्स भी हैं तो उसको 49% ही माना जाएगा, 50% नहीं माना जाएगा। तो ये बात माइंड में रखना आप। वही अगर देखिए, मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए अग्निवीर वायु के लिए, मेल और कैंडिडेट दोनों फीमेल के लिए। जो हाइट रखी गई मेल के लिए वो रखी गई 152.5 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट रखी गई वो रखी गई 142 सेंटीमीटर्स। और अगर कोई कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हिली एरिया से है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया या फिर उत्तराखंड, जो भी हिली एरिया से अगर वो बिलोंग करता है तो उसको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर्स। यानी अगर कोई लक्षद्वीप से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। और आगे बताया गया, जो क्लेम करते हैं कि हम हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको वहाँ का
सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि ये कैंडिडेट मतलब जो भी कैंडिडेट है वो हिली रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, हिली रीजन इन देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मेंशन होना चाहिए। वेट जो होना चाहिए वो आपका प्रोफेशनल टू हाइट, यानी जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपको पता होगा वेट के अकॉर्डिंग हाइट होता है, जो प्रोफेशनल वेट होता है और हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। देखिए चेस्ट की बात करूँ तो बस 77 जो नीचे मतलब बिना फुलाए आपके 77 होना चाहिए और विद एक्सपेंशन यानी चेस्ट फुला के जो होता है 5 सेंटीमीटर का आपको होना चाहिए, यानी 77 से आपकी 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करो तो एक्सपेंशन मांगा है 5 सेंटीमीटर का, यानी जितनी भी उनकी नॉर्मल होगी वेस्ट होगी, ठीक है, उसकी 5 सेंटीमीटर को फुला के मांग है। जो हेयरिंग होनी चाहिए नॉर्मल होनी चाहिए और जो फुसफुसाना जो अगर आपका टेस्ट होगा तो 6 मीटर डिस्टेंस पे आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको पास करना पड़ेगा वो टेस्ट भी, ठीक है। डेंटल जो होनी चाहिए हेल्थी काम होनी चाहिए, गुड हेल्थ, गुड सेट ऑफ टीथ एंड 14 मिनिमम डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, यानी जो दांतों में क्या डेंटिस्ट के द्वारा पॉइंट दिए जाते हैं तो मिनिमम आपके 14 होने चाहिए, ठीक है। आई स्टैंडर्ड का दे रखा है आपका 6/12 आपकी ईच आई होनी चाहिए, करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, देखिए सर्जरी का बता रखा है, यानी किसी कैंडिडेट ने सर्जरी कर रखी है तो उसके मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, पहले ही इनके हाथों में रहेगा, बोर्ड के हाथ में रहेगा, वो चाहे तो आपको अनफिट करार कर सकते हैं उसके बेस पे, ठीक है। जो जनरल हेल्थ है, जो फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें आपका इन्फेक्शन, स्किन एलिमेंट्स या कम्युनिकेबल डिजीज कोई नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट 2, यानी जो आपका जो फिजिकल जो मेडिकल होगा उसके उस टाइप पे आप परफेक्ट फिट होने चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स क्या है जो उनका कवर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया होने चाहिए, हर्निया ऑफिशियल एंड द पेनियम, एनी एविडेंस ऑफ स्टेज इन कॉन्टिनेंट्स और जेनिटल प्रोलैप्स आउटसाइड इंट्रोइटस, ठीक है। यानी फीमेल कैंडिडेट की भी टेस्ट होगा, अगर वो भी अनफिट पाए जाते हैं तो उनको भी अनफिट कर दिया जाएगा। प्रेगनेंसी जो बोला गया, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड हर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, यानी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसके जो क्वालिफिकेशन है यानी जो उसके कैंडिडेट चलो कैंसिल कर दिया जाएगा उसी टाइम। डिटेल ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड अवेलेबल, यानी आप CASB की वेब पोर्टल है उसकी साइट पे जाके आप ये सब देख सकते हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रखा है आर्मी ने, यानी जो नेवी ने, जो एयरफोर्स वालों ने क्या रखा है, ठीक है। देखिए जीरो टॉलरेंस जो अल्कोहल और सब्सटेंस, ये पता ही है, जीरो टॉलरेंस आर्मी यानी जो नेवी जो एयरफोर्स फॉलो करती है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट की बॉडी पे टैटू है तो उसे बताया आपको मेंशन करना पड़ेगा, कैंडिडेट विथ परमानेंट बॉडी टैटूज आर टू सबमिट टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी जो आपको क्लोजअप एंड डिस्टेंस व्यू, यानी आपको पास से फोटो खींचनी पड़ेगी और दूसरा थोड़ा दूर से आपको, यानी जिसमें आपको टैटू पूरा आ रहा होगा उसकी फ़ोटो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कब सबमिट करनी पड़ेगी, टैटू डू द सेकंड फेज ऑफ टेस्टिंग, यानी जो सेकंड फेज होगा टेस्टिंग का उसके आपको सबमिट करनी पड़ेगी। देखिए कोई कैंडिडेट सिक कैंडिडेट है तो उससे क्या है, वो दाढ़ी और मूंछ रख सकता है, लेकिन उसको क्या है, सिक कैंडिडेट विल बिलोंग टू रिटेन द सेम एज पर स्पेसिफिक आर गेट टू देयर फोटोग्राफ्स, यानी जो रखेगा तो उसे अपनी फ़ोटो भी उनको देनी पड़ेगी, इसको शो करना पड़ेगा कि जी मैं दाढ़ी हो और जो मूंछ है रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू उसके। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये बता रखा है, जो 4 ईयर की सर्विस होगी आपकी, दूसरा है कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एयरफोर्स के हाथ में ही है, वो चाहे तो आपको रखे या ना रखे, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं क्लेम, यानी कोर्ट में जाकर कर को ये कहने लग जाओ 4 साल मुझे कंप्लीट हो गए जी, मैं एलिजिबल था, फिर मुझे नहीं रखा गया परमानेंट में, तो वो इरेगुलर मतलब जॉब पे, तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते। सारे राइट्स जो है वो एयरफोर्स के हाथों में रहेंगे, यानी अग्नि जो इंडियन एयरफोर्स का वही फाइनल डिसीजन होगा। आप सबको पता होगा जितने भी कैंडिडेट जाएंगे, यानी जितनी वैकेंसी है उसमें 25% ही कैंडिडेट्स को परमानेंट रेगुलर जॉब मिलेगी, ठीक है। साफ लिखा, देखिए 14 पॉइंट देखिए, तो अग्निवीर बाय यू enroll under this entity are reliable to assign any duty in organizational interest at the discretion of the Indian Air Force, यानी आपको कोई सी भी जॉब दे सकते हैं, ठीक है, और कैसी भी जॉब दे सकते हैं, आप उसके लिए यानी आप मना नहीं कर सकते ड्यूटी करने से। जो ट्रेनिंग होगी वो आर्मी मिलिट्री ट्रेन बेस, यानी जो इंडियन एयरफोर्स के जो बेस है आर्मी मिलिट्री बेस पे जो बना रखे हैं उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। देखिए लीव की बात करो तो एनुअल लीव आपको 30 डेज मिलेगी, और आप सिक लीव लेते हैं तो
जो उनका बोर्ड होगा यानी जो मेडिकल अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि आप कुछ सिक लीव मिलनी चाहिए या नहीं। देखिए अगर एक अलग से बात करूँ इसमें मेडिकल एंड CHD की, CDS CHD पता होगा, कैंटीन, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट जो आपको पता है। देश में आर्मी हो, एयरफोर्स हो और इंडियन डिफेंस की हर, यानी आर्मी की, आपकी एयरफोर्स की और नेवी की, तीनों की अलग अलग कैंटीन होती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की देश में जितनी भी जगह कैंटीन है उसमें आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा है पे अलाउंस एंड अदर अलाउंस, जो बेनिफिट मिलेंगे आपको, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस है 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी फिक्स ईयर, ठीक है, और हर साल इंक्रीमेंट होगा। अदर अलाउंस जो भी है, जैसे आपको हिली एरिया पर अगर पोस्टिंग दी जाएगी तो अलाउंस मिलता है उसमें अलग से, तो वो भी आपको मिलेगा। ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा आपको, साथ में आपको राशन, क्लॉथिंग, अकोमोडेशन एंड लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा। यानी LTC जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको पता हुआ LTC मिलती है, ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगी। अगला पॉइंट है देखिए टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज, यानी आपको बता रखा है हर साल आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यानी देखिए पर मंथ आपकी जो सैलरी रहेगी 30,000 वो ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी। इंडियन सैलरी जो आएगी पहले साल आपकी पर मंथ 21,000 आएगी। 9,000 आपको कटेंगे, वो कटेंगे आपके कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉस्ट फंड 30, यानी 30% जो आपके 30,000 का 30% कितना हो 9,000 वो आपको कटेंगे। उतना ही कंट्रीब्यूट कितना करेगी गवर्नमेंट करेगी आपके उसमें, ठीक है। कॉस्ट फंड जो आपका होगा उतना ही गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट ईयर आपकी 33,000 रहेगी, ठीक है। फिर ऐसे ही हर साल आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और फोर्थ ईयर में आपको मिलेगी आपको 40,000 पर मंथ, इंडियन मिलेगी आपको 28,000 और 12,000 का आपका यानी आपको जो अग्निवीर कॉस्ट फंड है उसमें जाएंगे और 12,000 ही गवर्नमेंट सबमिट करेगी। यानी देखिए 4 साल के बाद आपको करीब 10 लाख प्लस सैलरी जो आपको जो पैकेज मिलेगा, सेवा निधि पैकेज, वो मिलेगा। आगे बता रखा है इसमें आपको जो आपका जो डेथ यानी जो इंश्योरेंस मिलेगा उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना। जैसे आपको पता है जैसे इंश्योरेंस वाला होता है, कोई क्लेम इंश्योरेंस लेते हैं तो लोग क्या करते हैं 8 महीने या 8 साल में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तब इनको इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना। यानी आप पहले दिन, जैसे आपकी आज ज्वाइनिंग हुई तो आपको जो पहले दिन से ही आपका जो इंश्योरेंस वो है स्टार्ट हो जाएगा और वो कितना रहेगा 48 लाख का। सपोज आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको फैमिली को या फिर जो आपका नॉमिनी होगा उसको 48 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। अग्निवीर स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा आपको एक, ठीक है। और नोट इन टाइप, देखिए ये एक नेगेटिव बॉन्ड रहेगा और ये, ठीक है, नॉट इंटाइटल्ड टू ESM स्टेटस यानी एक्स सर्विसमैन स्टेटस। यानी 4 साल की सर्विस के बाद आपको एक्स सर्विसमैन का सर्विस स्टेटस नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचे एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा तो वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता रखा है। जो ऑनलाइन टेस्ट जो साइंस सिस्टम का होगा जो रहेगा वो रहेगा 60 मिनट्स का, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश आएगी और जो इंग्लिश रहेगी वो रहेगी 12th लेवल की, ठीक है। यानी 12th तक जो CBSE की जो रहेगी इंग्लिश वो रहेगी। आते हैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ तो 45 मिनट का टेस्ट रहेगा जिसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयर्स आएगी आपकी और जो वो भी रहेगी 10th 12th, यानी जो इंग्लिश उसमें भी क्या रहेगा 12th लेवल तक की रहेगी, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट एंड आता है साइंस सब्जेक्ट का अलग से सेक्शन होगा, यानी जो पेपर होगा उसकी वो रहेगा 85 मार्क्स का, सॉरी माफ़ कीजिएगा 85 मिनट्स का, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यानी 0.25 की, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और सही आंसर आपका 1 नंबर देख के जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बात करें तो जो फेस 1 रहेगा वो रहेगा नॉर्मलाइज बेस पे और उसमें लिखा है, अगर 27 पॉइंट्स आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ साफ, कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट। यानी साइंस सब्जेक्ट जो भी है, यानी ये जो साइंस सब्जेक्ट है इसके अंदर तीनों पेपर के अंदर, इसके अंदर फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के अंदर, इस वाले में आपको तीनों में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी तीनों की अलग से कट ऑफ और सेक्शन वाइज कट ऑफ होगी तो तीनों आपको पास करनी होगी, ठीक है। उसके आगे अदर देन साइंस सब्जेक्ट विद नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है यानी ये वाले रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होगा जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइज मार्क्स से बनेगी, यानी मार्क्स जो है नॉर्मलाइज होकर आएंगे वो और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके बेस पे। आगे बात करूँ इसमें फॉर्म बता रखा है कैसे कैसे भरना है आपका, और ये बता रखा है अगर
फेज़ 1 जब आपका क्लियर हो जाता है तो फेज़ 2 के लिए आपके क्या हो जाओ, आपके ईमेल आईडी पे आपका जो है फेज़ 2 का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर आप अपनी लॉगिन आईडी यानी जो लॉगिन बना रखा हो अपना CASB पोर्टल पे, और वहाँ जाके अपना जो है Tier 2 का यानी फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन की याद रखना ही, क्योंकि जो पहला पॉइंट है इसमें एक साफ क्या रखा है, कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज़ 2 एडमिट कार्ड, यानी कलर प्रिंट आउट आपको लेकर जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है आपका कलर प्रिंट डुली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड है आपका बता रखा है आपको HB पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होनी चाहिए, शार्पनर होनी चाहिए, ग्लू स्टिक, स्टेपलर यानी या फिर और बॉल ब्लू पेन आपके साथ में होने चाहिए फॉर राइटिंग के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है 8 कॉपीज ऑफ अनअटैच्ड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। पासपोर्ट साइज जो आपने फॉर्म भरा होगा और जो फोटो अपलोड कर रही होगी उसकी 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, यानी जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये चीज़ माइंड में रखना कि आप कम से कम 16-17 फोटो यानी 16-20 फोटो कम से कम उसकी करा लें, ठीक है। अगला पॉइंट है ओरिजिनल एंड सोर्स सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी आपके जो 12th का यानी जो सर्टिफिकेट होगा उसकी आपको 4 कॉपी सेल्फ अटैच्ड यानी खुद के साइन करके लेके जानी होगी। 5th पॉइंट है अगर किसी ने वोकेशनल कोर्स कर रखा है वो लेके जाएगा, या फिर किसी ने इंजीनियरिंग वगैरह सर्टिफिकेट कर रखा है वो लेके जाएगा। आगे अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, किसी आपने जो स्पेशल कुछ कर रखा हो तो उसके भी आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई बच्चा एयरफोर्स का बच्चा है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड है, देखिए उस पर क्या होना चाहिए आपको पता होगा, जो फेज़ 1 होगा उसमें जो इन्विजिलेटर के साइन होते हैं, ठीक है, तो वो साइन आपके होने चाहिए। और टेस्ट बेयरिंग एयरफोर्स सील, यानी जो एयरफोर्स सील आएगा उसके ऊपर आपके जो एडमिट कार्ड होगा फेज़ 1 का, ठीक है, उस पर सील प्लस इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज को NCC, यानी अगर किसी ने इसके पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसकी 4 कॉपी आप लेके जाना और सेल्फ अटैच करके ले जाना, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ बता रखी है, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो प्रॉपर होना चाहिए, यानी इस पर साइन स्टैम्प होने चाहिए अथॉरिटी के, ठीक है, और उस पर आपकी फोटो भी लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडिशनल स्किल, यानी 29 पॉइंट अगर आप देखें, आप किसी कैंडिडेट के पास एडिशनल स्किल है किसी कैंडिडेट के पास तो वो उसका सर्टिफिकेट लेके जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शुड बी पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन 28 एंड 20, यानी इस पर बता रखा है अगर किसी के पास एडिशनल सर्टिफिकेट तो लेके जा सकता है अपना, उसकी यही सब बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ बता रखी है जो ये पॉइंट आपका नोट पॉइंट 4, इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल, यानी आप जब सपोज करो आप दिखाओ जो इंटरनेट पर मार्कशीट दिखाना चाहो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। और जो पॉइंट 3 है इसमें साफ बता रखा है जो आपके ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं करेगा सेंटर, ठीक है। तो आप याद रखना अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर कोई सबमिट करता है तो उसको सबमिट नहीं करना, सिर्फ फोटो कॉपी ही सबमिट होगी जो होगी भी तो। 5th पॉइंट जो बता रखा है इन्होंने ये करेगा कैंडिडेट स्ट्रिक्टली टू प्रोहिबिटेड, यानी देखिए ये चीज़ याद रखें माइंड में कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनी डूइंग एनी रफ वर्क और राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन द एडमिट कार्ड इशूड फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 सच कैंडिडेट विल बी डिबार्ड अपार्ट, यानी जो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, फेज़ 1 का और फेज़ 2 का, दोनों पे आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 2 फेज में फिटनेस जो इन्होंने ले रखा है फिजिकल फिटनेस, जो पहला दे रखा है इन्होंने 1600 मीटर का है, ठीक है, 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर किसकी है मेल कैंडिडेट के लिए, और 8 मिनट में है फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। अगर मैं बात करें आगे पुशअप है 10 पुशअप होंगे, ठीक है, उसके बाद 10 सिटअप्स होंगे और 10 स्क्वाट्स होंगे। इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है, यानी जो पुशअप होंगे 10 वो होगा 10 मिनट दौड़ के बाद, यानी जो रनिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, उसके 10 मिनट के बाद आपका पुशअप होंगे, उसके 2 मिनट बाद आपको सिटअप्स होंगे और फिर उसके 2 मिनट बाद क्या होगा 20 स्क्वाट्स होगा। सेम फीमेल के लिए भी दे रखा है इन्होंने, जो 10 सिटअप्स होंगे वो 10 मिनट के बाद होंगे और 15 स्क्वाट्स होंगे वो 2 मिनट के बाद होंगे, ठीक है। लेकिन जो 10 सिटअप्स हैं यानी जो 10 पुशअप है वो फीमेल को एग्जाम्प्ट है, यानी पुशअप फीमेल के लिए नहीं होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट किया है
Adaptability test 2. All candidates who pass physical fitness test will have to undergo adaptability test 2. यानी जो भी कैंडिडेट ये टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है, ये टेस्ट जो पास कर लेंगे उसके बाद में क्या बुलाया जाएगा, एडेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए बुलाया जाएगा। और वो क्या है, जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपका क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, HB यूरिन टेस्ट होगा आपका, और जो शुगर टेस्ट वगैरह ये सब टेस्ट होंगे, LFT KFT, एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, ECG होगा, और एनी अदर टेस्ट अगर मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है तो वो टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और वो आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा वो टेस्ट सारा। अगर आगे बात करें इसमें देखो तो इसमें लिखा हुआ नोट 1, अगर किसी कैंडिडेट के जो दांतों में तार लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और किसी भी, और जो आपके कान होंगे, जो वैक्स होगा, मतलब जो आपके कान कहते हैं ना, कान साफ आना, तो आपको क्लियर कान बिल्कुल क्लियर साफ होने चाहिए उस टाइम, ठीक है। देखिए बता रखे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, और IAS एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगेगा, या फिर आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा हो वो, या फिर 2 ईयर का आपका वोकेशनल कोर्स हो वो, ठीक है। और जो फ़ोटो लगेगी, देखिए ये पॉइंट है, जो फ़ोटो जो लगेगी वो आपके दिसंबर यानी 1 महीना पुरानी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मैक्सिमम 1 मंथ अलाउ होगी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट के लेफ्ट थंब होने चाहिए, फिर जो इम्प्रेशन जाएगा वो लगेगा, यानी आपको, ठीक है। अगला है कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, यानी आपके साइन भी अपलोड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, अगर कोई कोई कैंडिडेट टीनेजर है यानी 18 साल से कम का है तो उसके माता पिता के साइन जो है अपलोड होंगे। एग्जाम फीस जो रहेगी वो आपकी 550 रहेगी, यानी 550 प्लस GST जो भी रहेगी वो आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। रिफंड का बता रखा है, कई कैंडिडेट जैसे सपोज किसी के पहली बार फीस भरने को एरर आ जाता है, वो तो गलती से मल्टीपल फीस सबमिट 2 बार फीस सबमिट कर देता है। तो अगर ऐसा होता है और फीस सबमिट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है दोनों, तो उनमें से एक फीस को छोड़ के बाकी जितनी फीस आपकी जो सबमिट की होगी आपकी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। वैलिड ईमेल ID, फ़ोन नंबर डालना, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट टेस्ट यानी जो फेज़ 1 के लिए करता है तो फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड आएगा वो ईमेल ID पर जरूर आएगा, तो आपकी ईमेल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आधार नंबर होना चाहिए आपका। अगर कोई कैंडिडेट JNK, लद्दाख, आसाम, मेघालय से है तो उनको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट अंडर देयर ओन अरेंजमेंट, यानी टेस्ट जो है वो 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकते हैं और 3 दिन भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना अरेंजमेंट करके आइए। जैसे सपोज अगर किसी का कैंडिडेट अगर लखनऊ में होता, मानो सपोज कोई कैंडिडेट दिल्ली का है, तो वो अपना अरेंजमेंट करके चलेगा, और जो एयरफोर्स है उसको कोई पैसा नहीं देगा और ना आने जाने कोई खर्चा नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में याद रखना। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो रिजल्ट आएगा नहीं, जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी, जिन्होंने बता रखा है, वो आएगी 11 नवंबर 2024 को। और वो कहाँ आएगी, वो आर्मी सर्विस कॉर्प्स, यानी जितने भी जगह जगह आर्मी सर्विस कॉर्प्स की जब पता होगा, ठीक है, बने हुए हैं, उसकी या तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट जो आएगी वहाँ पे जाके भी देख पाएंगे प्रोविजनल लिस्ट को, ठीक है। और वो कब तक वैलिड रहेगी, वो रहेगी 6 मंथ वैलिड रहेगी, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले एंड शैल बी एप्लीकेबल ओनली अग्निवायु इन टेप 1 2015, यानी जो सिलेक्शन जो हो रहा है वो आपका 2025 के लिए हो रहा है, ठीक है। यानी आपकी 2025 जो नहीं होगी आपके, देखिए 28 नवंबर 2024 को फाइनल लिस्ट आएगी। वो लिस्ट बताएगी कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या किसका नहीं हुआ है, ठीक है। 28 नवंबर 2024 को फाइनल, यानी जो फाइनल रिजल्ट हुआ आएगा वो आपका इनका आएगा 28 नवंबर 2024 को फाइनल रिजल्ट होगा वो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।